ये कहानी मिस्र की पुरानी सभ्यता की है, जहाँ पर एक आदमी को ऐसी सज़ा दी जाती है जो आज से पहले मिस्र में कभी किसी को नहीं दी गई। उसे ज़िंदा ही मम्मी बना दिया जाता है, पर वो कभी भी जाग सकता है। विंक मूवीज़ प्रेज़ेंटिंग द मम्मी। कहानी की शुरुआत होती है 1290 बीसी से, यानी कि आज से लगभग 3300 साल पहले, जहाँ पर मिस्र के एक शहर तीब्स को दिखाया जाता है। तीब्स के राजा का नाम फ़िरौन है। फ़िरौन की जो माशूका है, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसका नाम अनाक-सुनामुन है। अनाक-सुनामुन राजा फ़िरौन से प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसके प्रीस्ट से, जिसका नाम इम्होटेप है, वो उससे बहुत प्यार करती है। इम्होटेप के पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति से वो मुर्दों की दुनिया से आत्माओं को बुलाकर इंसान को ज़िंदा कर सकता है। इम्होटेप जब राजा फ़िरौन के माशूका अनाक-सुनामुन से मिलने के लिए आता है, उसी वक्त वहाँ पर राजा फ़िरौन भी आ जाते और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते, पर ये दोनों मिलकर राजा फ़िरौन का कत्ल कर देते हैं। पर इससे पहले कि राजा फ़िरौन के गार्ड्स अंदर आते, अनाक-सुनामुन इम्होटेप को कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। और फादरी इम्होटेप के लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनाक-सुनामुन अपने आप को मार देती है, क्योंकि वो जानती है इम्होटेप उसे जिंदा कर सकता है, और वो ऐसा करता भी है। उसके लोग अनाक-सुनामुन की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं, और जब इम्होटेप उसे जिंदा करने ही वाला होता है कि वहाँ पर राजा फ़िरौन के गार्ड्स आ जाते हैं, जो इम्होटेप को पकड़ लेते हैं। उसे एक ऐसी सज़ा दी जाती है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और एक ताबूत के अंदर डालकर ऊपर से वो कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसके पूरे शरीर को खा जाए। इस ताबूत को एक खास चाबी से बंद कर दिया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी उसे खोल नहीं पाए। अगर कभी किसी ने खोला तो इम्होटेप संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कहर बनकर बरसेगा। उसके पास उतने सालों की ताकत होगी जितने सालों तक वो ताबूत के अंदर बंद रहेगा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता अनुबिस की बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है। कई 100 साल गुजर जाते हैं और वो मूर्ति किसी ज़माने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब वो बहुत छोटी रह गई, क्योंकि पूरा का पूरा शहर ज़मीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर देश विदेश के लोग इस ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं। वो इस बात से बेखबर है कि इसी ज़मीन के नीचे शैतानी शक्तियाँ आज भी सांस लेती है। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के एक सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिकन है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर तभी वहाँ से सब के सब भाग जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे मिस्र के देवता अनुबिस की वही मूर्ति है, जिस मूर्ति के कदमों के पास आज से हजारों साल पहले इम्होटेप के ताबूत को दफनाया गया था। और अब उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर रेत उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेत के नीचे कोई है, और तभी रेत पर एक चेहरा उभर जाता है। रिक यहाँ से निकल जाता है। इस शहर का नाम होता है हमनाप्त्र। 3 साल बाद हमें मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम ईवलिन है। ये इजिप्टोलॉजिस्ट है। इजिप्टोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो मिस्र की पुरानी भाषाओं को, उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। ईवलिन को मिस्र की पुरानी भाषाएं आती हैं। ईवलिन का एक बड़ा भाई भी होता है, जो ईवलिन के पास आता और एक बहुत ही अजीब सी चीज़ उसे दिखाता है। वो उससे कहता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। ईवलिन उसका बटन दबाती है और वो खुल जाता है। ये उस ताबूत की चाबी होती है जिसमें आज से हजारों साल पहले इम्होटेप को बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया गया था। इसके अंदर एक नक्शा भी होता है, और ये हमनाप्तरा शहर का नक्शा होता है। ईवलिन अपने पिताजी के दोस्त के पास जाती है, जिनकी लाइब्रेरी होती है, जिनके साथ ही वो काम करती है, और वो उन्हें वो नक्शा दिखाती है। वो ईवलिन को कहते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है। दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि ईवलिन वहाँ पर जाए, क्योंकि आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। पर ईवलिन किसी भी कीमत पर वहाँ पर जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि वो अजीब सी चीज़, वो नक्शा उसे कहाँ पर मिला था। उसका भाई उससे सच बता देता है कि वो उसने एक आदमी से चुराया था, जो कि अमेरिकी है, और अब वो एक जेल में है। ईवलिन और उसका भाई उस जेल में आते हैं जहाँ पर वो कैदी होता है, और ये कैदी रिक होता है, जो आज से 3 साल पहले अनुबिस की मूर्ति के आगे खड़ा था। रिक समझ जाता है कि ईवलिन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए हैं। उसे आज फांसी होने वाली है। वो ईवलिन को कहता है कि अगर तुम हमनाप्तरा जाना चाहती हो, जहाँ से मुझे ये चाबी मिली थी, तो तुम्हें मुझे छुड़ाना होगा। अब उससे फांसी होने वाली होती है, तो यहाँ का जो इंचार्ज होता है, ईवलिन उससे रिक को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। ईवलिन उसे बताती है कि हमनाप्तरा शहर में जहाँ पर मिस्र के पुराने राजाओं का खजाना गड़ा है, वो जगह रिक को पता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% मिल सकता है। वो मान जाता है, और अब ये सब के सब मिस्र की उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो खजाना है। ये पानी के शिप से जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी अमेरिकन होते हैं जो उसी जगह जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी खजाने की तलाश करनी है। ईवलिन रिक को बताती है कि उसे इतिहास की सबसे फेमस किताब, जिसका नाम अमुनरा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों की सभी जादुई शक्तियों की राज लिखे हुए हैं, वो उसे चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमनाप्त्र में दफन है। अभी सब के सब हमनाप्त्र पहुंच जाते हैं। वहां पर ईवलिन रिक को अनुबिस की मूर्ति दिखाती है। वो कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका है, और ये सब के सब जमीन के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अनुबिस, जो कि मिस्र के देवता है, उनकी मूर्ति का आधा हिस्सा है,
यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी इवलिन वहाँ पे लगे हुए एक शीशे को ऊपर की ओर करती है, यानी बाहर की ओर, जहाँ पर सूरज की रोशनी होती है, और सूरज की रोशनी उस शीशे पर टकराकर अंदर लगे हुए बाकी और शीशों से टकराती है, यानी कि एक तरह का शीशों का यहाँ पर जिगजैग होता है। चारों तरफ उजाला हो जाता है। दरअसल ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिससे लोग अंदर उजाला किया करते थे। इवलिन यहाँ पर अब उस किताब को ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं यहाँ पर इनका वो साथी जिसने रिक की फांसी का सजा को माफ किया था, वो अंदर सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उससे दीवार पर गोदा हुआ हजारों साल पुराना चित्र दिखता है, जिस पर बहुत बेशकीमती पत्थर लगे होते हैं। वो उनमें से एक पत्थर को निकालता है जो नीचे गिर जाता है, और तभी उस पत्थर के अंदर से कीड़ा निकलता है जो उसके पैर के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे शरीर में रेंगना शुरू कर देता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पागलों की तरह भागता है और एक दीवार से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इवलिन, रिक और उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहा था। अब रात को ये सब के सब ऊपर एक बार फिर से जमा होते हैं, जहाँ पर वो दूसरा ग्रुप भी होता है जो यहाँ पर सोना ढूंढना चाहता है। दरअसल अब इन सब के बीच में समझौता हो चुका है, जो भी सोना मिलेगा उसका हिस्सा हो जाएगा। पर तभी यहाँ पर इन पर हमला हो जाता है। कुछ लोग घोड़ों पर आते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, और ये बादशाह फिरौनों के रक्षकों के वंशज होते हैं, जो पिछले 3000 सालों से इस जगह की आज भी निगरानी करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मुर्दों की नगरी है। किसी ने अगर इमोटेप को उसके ताबूत से बाहर निकाला तो पूरे मिस्र को खत्म कर देगा। इन रक्षकों के वंशजों का जो लीडर होता है उसका नाम वेव होता है। वो इन सब को धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम सब यहाँ से वापस लौट जाओ। पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता, और अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों ग्रुप जमीन के नीचे जाकर अलग अलग सोना ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिसके बाहर एक चेतावनी लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की तो उस पर एक श्राप लागू होगा। इस बॉक्स को खोलने वाले सभी लोगों को वो मार देगा। उनका खून चूसकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से निकालकर वो एक नया रूप धारण करेगा, और आत्माओं की दुनिया से हमेशा के लिए हमारे दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। पर यहाँ पर जो लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं वो इसे एक अंधविश्वास समझते हैं, और वो इस बॉक्स को खोल देते हैं। इसके अंदर वो किताब निकलती है जिससे पढ़कर आज से 3000 साल पहले इमोटेप अपने माशूका को जिंदा कर रहा था। पर इसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि इसमें खास तरह का लॉक होता है जिसे खास किस्म की चाबी से खोला जा सकता है, और ये वही चाबी होती है जो इवलिन के पास है। वही इवलिन रिक और उसके भाई को दिखाया जाता है। जब वो वहाँ पर बैठे होते हैं तभी ऊपर से वो ताबूत गिर जाता है, जिस ताबूत के अंदर इमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर डाल दिया गया था। इवलिन के पास इस ताबूत की चाबी होती है, जिस चाबी से इस ताबूत को खोल देते हैं, और अगले पल इमोटेप की सड़ी हुई बॉडी निकलती है। लेकिन इस सड़ी हुई बॉडी में एक खास बात होती है कि ये आज भी लगातार गल रही होती है। इवलिन ने अपनी जिंदगी में कई मम्मीज देखी हैं, पर उसने ऐसी मम्मी कभी नहीं देखी। अब ये रात को सब के सब ऊपर आ जाते हैं, और जब सभी सो रहे होते हैं तभी इवलिन उसकी किताब के पास जाती है। वो रिक को बताती है कि वो किताब नहीं है जो उसे चाहिए, क्योंकि वो किताब सोने की बनी है। वो कहती है कि ये काली जादू की किताब हो। वो उस किताब को उस चाबी से खोल देती है जो उसके पास होती है, और उस किताब में लिखी हुई कुछ लाइंस को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, सदियों से सोया है जो, जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। जैसी ही इवलिन इस लाइंस पढ़ती है तो नीचे तहखाने में जहाँ पर इमोटेप की मम्मी होती है वो जाग जाती है, यानी कि वो आत्माओं की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे टिड्डी और अलग अलग तरह के कीड़े इन पे हमला कर देते हैं। इन कीड़ों से सब बचते हुए भाग रहे होते हैं, तो इवलिन रिक और अपने भाई से अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे से अंदर गिर जाती है, जहाँ पर इमोटेप की मम्मी होती है जो अब जिंदा हो चुकी है। यहाँ पर उन लोगों में से वो आदमी भी होता है जिसने उस बॉक्स को खोला था जिस पर श्राप लिखा था। इस बॉक्स को खोलने वाले के शरीर से वो एक नया रूप धारण करेगा। इसीलिए इमोटेप की मम्मी इस आदमी की आंखें निकालकर अपनी आंखें लगा लेती हैं, और अब वो इवलिन की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी यहाँ पर रिक और इवलिन का भाई आ जाते हैं। रिक उस मम्मी को कई गोलियां मारता है। ये सब के सब उस जगह से निकल जाते हैं। तभी इनके सामने राजा फिरौन के रक्षकों के वंशज आते हैं, जिन्होंने एक दिन पहले इन्हें चेतावनी दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो इन्हें कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस मुर्दा से डर रहे हैं, और अब इसे कोई भी नहीं मार सकता। अब सब का खात्मा हो जाएगा। अब इवलिन, रिक और इनके जितने भी साथी होते सब के सब वापस आ जाते हैं। रिक यहाँ से निकलना चाहता है, पर इवलिन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हमने उस मुर्दा को जिंदा की है और हम उस मुर्दा को खत्म करना होगा। यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं, और उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली थी वहाँ एक बार फिर यहाँ पर आकर उस पूरे शरीर को कंकाल कर देती है, जिससे उस मम्मी का शरीर पहले से भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रिक और इवलिन आ जाते हैं। रिक मम्मी पर कई गोलियां चलाता, लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। पर जब वो यहाँ पर एक बिल्ली देखता तो उससे वो डर जाता है और इस जगह से भाग जाता है।
रिक और इवलिन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो बिल्ली से क्यों डरा था। इसीलिए मिस्र के पुराने राजा फ़िरौन के रक्षकों के वंशजों के पास जाते हैं, जो इस जगह की हज़ारों साल से रखवाली कर रहे हैं और जिन्होंने रिक और उसके साथियों को कहा था कि तुम एक दिन के अंदर यहाँ से चले जाना। वो लोग इन्हें बताते हैं कि बिल्लियाँ अंधेरी दुनिया की रखवाली करती है, इसीलिए इमोटेप उससे डरता है, पर जब उसका पूरा शरीर उससे मिल जाएगा तो वो बिल्लियों से डरना बंद कर देगा। इमोटेप को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने उस संदूक खोला था, जिसके अंदर से काली दुनिया की किताब निकली थी, जिससे पढ़ने के बाद वो जिंदा हुआ। हालांकि अब वो एक को मार चुका है, पर अभी भी 3 बचे हुए हैं। इवलिन यहाँ सबको बताती है कि जब सबसे पहले मुझे इमोटेप ने देखा था, तो उसने मुझे अनक्सुनामून कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? इवलिन को बताया जाता है कि अनक्सुनामून आज से हजारों साल पहले मिस्र के राजा का माशूका थी, पर इमोटेप के उसके साथ नाजायज संबंध थी। उन दोनों ने मिलकर राजा फ़िरौन का कत्ल किया, इसीलिए सजा के तौर पर इमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। और अब एक बार फिर से इमोटेप अपने माशूका को, जिसका नाम अनक्सुनामून है, उसे जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए वो तुम्हें बलि देगा। पर तुमसे पहले उन 3 बचे हुए लोगों को मारकर अपने शरीर को पूरा करना चाहेगा। अब बचे हुए 3 लोगों में से 2 यहाँ पर होते हैं, पर ये यहाँ पर नहीं होता, जो कि वो एक इतिहासकार भी है और उसी के पास वो काले जादू की किताब है, जिससे इमोटेप जिंदा हुआ था और उसी किताब से अपनी माशूका अनक्सुनामून को जिंदा करना चाहता है। रिक अपने एक साथियों के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो इतिहासकार तक पहुंचते, वो देखते हैं कि इमोटेप वहां तक पहुंच चुका है। उसने उससे मारकर उस किताब को हासिल कर ली है। साथ ही साथ वो उस बॉटल को भी हासिल कर लेता है, जिसके अंदर अनक्सुनामून का एक अंग है। ऐसा और भी बॉटल्स है जो उसे हासिल करनी है। रिक ऊपर से उसे देखता है। वो देखता है कि दूसरे आदमी को मारने के बाद इमोटेप का शरीर पहले से भी ज्यादा विकसित हो गया है। इमोटेप रिक को देखता है। वो अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से बहुत सारे महामारी के कीड़े निकलते हैं। इमोटेप यहाँ से चला जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर उसका तीसरा शिकार है। उसके पास अनक्सुनामून के अंशु वाली एक और बॉटल होती है। इमोटेप वहां पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। वहीं अंदर कमरे में इवलिन भी होती है। वो रेत बनकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और इवलिन के पास पहुंच जाता है। इससे पहले वो अपने साथ ले जाता, यहाँ पर रिक और उसके साथी आ जाते हैं। रिक जानता है कि वो बिल्लियों से डरता है, इसीलिए वो उसे बिल्ली दिखाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना पड़ता है। अब ये समझ चुके हैं जिस तरह का काले दुनिया की किताब से उसे जिंदा की है, उसी तरह सुनहरी किताब जिसका नाम अमुनरा है, उसे उसे मारा जा सकता है। पर इन्हें ये नहीं पता होता कि वो सुनहरी किताब अमुनरा कहाँ पर है। इवलिन एक प्राचीन पत्थर पर लिखे हुए लेख को पढ़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिस तरह से वो काली दुनिया की किताब अनुबिस की मूर्ति के नीचे थी, उसी तरह सुनहरी किताब अमुनरा मिस्र के दूसरे देवता, जिनका नाम ओरस है, उनके मूर्ति के नीचे है। पर इससे पहले कि उस जगह तक पहुंच पाते, यहाँ पर मिस्र पर जितने भी लोग हैं, वो सब के सब इमोटेप के गुलाम बन चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि इमोटेप वापस लौट चुका है और उसे कोई नहीं हरा सकता। इन सब को घेर लिया जाता है और यहाँ पर इमोटेप आता है। वो इवलिन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। इवलिन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, पर इमोटेप ने इन सब को धोखा दिया होता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि इन सब को खत्म कर दो, पर किसी तरह रिक और उसके साथी बच जाते हैं और एक बार फिर से वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें काली जादू की किताब मिली थी। पर इस बार इन्हें होरस की मूर्ति को ढूंढना है। ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर होरस की मूर्ति है। यहाँ पर मिस्र का वो छुपा हुआ खजाना होता है, जिससे इंसान पिछले 3000 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप को दिखाया जाता है, जो अपनी माशूका अनक्सुनामून को जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि रिक यहाँ पर पहुंच चुका है, इसीलिए अपने जादू से दीवार पर गड़ी हुई मम्मीज को एक बार फिर से जिंदा करता है और उनके पीछे भेजता है। वही खजाने वाली जगह पर रिक और उसके साथियों के ऊपर ये मम्मीज अटैक कर देती है, पर किसी तरह से होरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके नीचे जो सुनहरी किताब होती है वो उससे हासिल कर लेते हैं। वही इमोटेप ने अनक्सुनामून को जिंदा कर दिया है, पर उसे उसके वापस शरीर में लाने के लिए उससे इवलिन की बलि देनी होगी। और इससे पहले कि वो उससे मारता, वहां पर इवलिन का भाई आ जाता है और उससे सुनहरी किताब दिखाता है, पर इसे खोलने के लिए भी वही चाबी चाहिए जो अब इमोटेप के पास है। पर किताब के बाहर कुछ पंक्तियां लिखी होती है, जिसे इवलिन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर एक सेना जाग उठती है। इवलिन उसे कहती है कि उन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि ये सब तुम्हारा कहना माने। वही रिक इवलिन को छुड़ा देता है, पर अनक्सुनामून, जो कि अब जिंदा हो चुकी है, जो कि एक मम्मी है, वो उस पर हमला कर देती है। वही रिक पे उस सेना, जिससे अभी अभी इवलिन के भाई ने जगाया है, वो रिक का पीछा कर रहे होते हैं। पर अब इवलिन का भाई सारी पंक्तियां पढ़ चुका होता है और जैसे ही वो पंक्तियां पढ़ता है, वो पूरी सेना रुक जाती है। इसके बाद वो उस सेना को ऑर्डर देता है कि अनक्सुनामून को मार दो। वो सेना ऐसा ही करती है, वो अनक्सुनामून को मार देती है।
जिससे इमोटेप को बहुत गुस्सा आता है। वो इवलिन के भाई के पास आता और उससे गला पकड़कर ऊपर कर देता है, पर तभी रिक उस पर हमला करता है, जिससे वो छूट जाता है। पर अब उसने इमोटेप से उस किताब की चाबी चुरा लेता है। वो अपनी बहन के पास जाता है, दोनों मिलकर उस किताब को खोल देते हैं। वही रिक को इमोटेप अब मारने वाला होता है। इससे पहले कि वो मारता, इवलिन उस किताब के लाइनें पढ़ती है, काल उसे मार, ले जा उस पार। तभी एक सफ़ेद रथ आता है जो उससे टकरा कर उसकी सारी शक्तियाँ ले जाता है। यानी कि अब इमोटेप का शरीर अब आम इंसान की तरह हो गया है। जब वो रिक की तरफ जाता है तो रिक अपनी तलवार से उसे मार देता है। इमोटेप कहता है कि अब मैं मुक्त हो गया। उसका शरीर जो जीवन और मरण के बीच चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, अब उसे उसे मुक्ति मिल चुकी है। पर यहाँ पर सभी दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये तीनों की तीनों किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाते। जैसे ही बाहर निकलते, वो पूरी की पूरी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है। वहाँ पर मिस्र के राजा की रक्षकों के जो वंशज होते हैं, उनका लीडर भी आता है, जो इन्हें सब खत्म करने के लिए शुक्रिया कहता है। ये तीनों के तीनों वहीं पर खड़े हुए ऊँटों पर बैठकर निकल जाते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि इन ऊँटों पे उन्हीं के एक साथी ने यहाँ के खजाने को लादा हुआ है। यानी कि अब इनके पास बहुत सारा सोना भी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।